तो इंशाल्लाह ताला आपको मैंने 2 क्वेश्चन जानबूझ के छोड़े थे क्योंकि वो ज़रा रिपीट भी होते हैं और बच्चों को टफ लगते हैं। बेसिक 2 फॉर्मूलाज़ हैं वो। एक बार वो माइंड में रखोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके अंदर। लेट मी क्विकली टेक आउट योर डॉक्यूमेंट। अच्छा, कुछ बच्चे आ रहे हैं, उनको पहले मैं एंट्री दे दूँ। राइट, सो A2 टॉपिकल्स। राइट जी, अब देखें ये मैं जल्दी से खोल रहा हूँ। गलत तरीके से खोल दिए और एक और बच्चा कोई आ रहा है। राइट, तो A2 टॉपिकल्स ये यूनिट खोला मैंने और लेबर मार्केट के बेटे मैंने 20 जो बाकी एफिशिएंसी के बाद सॉरी इनकम इनइक्वालिटी के बाकी थे वो कर लिए थे मैंने 10 एक क्वेश्चंस और 25 मैंने लेबर मार्केट के करवा दिए थे। उसमें से 2 छोड़े थे ताकि आप लोगों को मैं लाइव क्लास में करवाऊँ। वो क्लास रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसमें आपको आवाज़ भी आएगी कि मैंने कहा था मैं लाइव करवाऊँगा ताकि सब बच्चों को समझ आए। तो बस ये सीन है। लेट्स गो टू लेबर मार्केट में। थोड़ा सा एक मतलब बच्चा और आ रहे हैं कोई। यस, अच्छा जी। अब बच्चों जिन्होंने अभी तक कोई पेपर नहीं किया, आज रात प्लीज़ 1-2 ईयरली करें, अपने वेरिएंट के कर लें, ज़्यादा अच्छा है। और मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें कि आपकी क्या एवरेज आ रही है। एक हफ्ते में उसको 2-3-4 मार्क्स से ऊपर लेके जा सकते हैं। ये क्या है, इनकम इनइक्वालिटी मैंने आपको दिलवा दिया था ये सारा। ठहरे ये तो मुझे लगता है मैक्रो पे आ गया हूँ। हाँ, मैक्रो पे आ गया हूँ। ये लेबर मार्केट है जी। नहीं, ये भी मैक्रो है। लेबर मार्केट के मैंने आपको 25 क्वेश्चन पिछली क्लास में करके लगा दिए वीडियो और उसको प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपकी ये जो सीक्वेंस है ख़राब ना हो। तो टेकिंग दीज आउट फर्स्ट। या अब लेबर मार्केट आ गई है। बहुत क्वेश्चंस हैं इसके। 25 मैंने इसलिए जल्दी से ना 10 पिछले इनकम इनइक्वालिटी के और 25 इसके करवा दिए थे ताकि हम लोग ज़रा स्पीड हमारी ठीक रहे। अच्छा जी, क्या ज़्यादा करवा दिए थे? ठहरे, नहीं, 25 ही किए थे। कर लिए थे मैंने। ये 24th और 25th मैंने जानबूझ के छोड़ा था। 24th एंड 22 मैंने जानबूझ के छोड़ा था। ये ज़रा मुश्किल क्वेश्चन होते हैं और बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। लेट्स तसल्ली से इसको समझते हैं। A firm operates under perfect competition in both product and factor markets with labor as only variable factor input। यानी शॉर्ट रन है और परफेक्ट मार्केट में, प्रोडक्ट मार्केट में भी और लेबर मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशंस चल रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद in the diagram, the line JK shows relationship between marginal physical product MPP of labor and the man hours work, यानी कितने घंटे वो काम कर रहे हैं। 1000 मैन आवर्स 1 2 3 4 5 दिया हुआ है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे MPP दिया हुआ है। वो कहते हैं जी when the hourly wage is $3.2, the firm employs 4000 man hours per day. What is the price of the product? अब बाहर लगता है कि कैसे हम प्राइस वर्कआउट करें। आपको अच्छी तरह पता है परफेक्ट मार्केट्स में MPP को हम MR में मल्टीप्लाई करके MRP निकालते हैं और उसको MCL से इकट्ठा करते हैं तो हमारा आंसर आता है, इक्विलिब्रियम आता है। ये सब बच्चों को क्लियर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कि MRP और MCL की हम नंबर ऑफ वर्कर्स हायर करते हैं इसके ऊपर। किसी को यहाँ प्रॉब्लम हो? ओके, अब MRP का फॉर्मूला क्या है जी? MPP इंटू MR। इन अदर वर्ड्स परफेक्ट मार्केट है तो MR प्राइस ही होगी, तो हमें 4 प्राइसेस में से एक सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि कितना हमें मालूम करना है। तो आवरली वेज ये हमारा MCL है, ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, क्योंकि उसमें MCL ACL दोनों बराबर होते हैं परफेक्ट मार्केट में, स्ट्रेट लाइन कर्व। तो 3.2 अगर हमें आंसर मिल जाए तो इसका मतलब है हमने सही ऑप्शन ढूंढ ली है। Are you all clear on what I'm trying to say so far? ओके बेटे, एक बच्चा आ रहा है, मैं इनको जरा एंट्री दे दूं।
बेटे देखो, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स कहाँ हायर करते हैं? जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बराबर हो जाए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर के। अब MCL उसने हमें दे दिया, ठीक है, आवरली वेज की शक्ल में। वेज इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर एंड सप्लाई इन अ परफेक्ट मार्केट, ठीक है ना? तो वो 3.2 है। और उसने बताया 4,000 घंटे जो है, 4,000, हाँ, घंटे हम यूज कर रहे हैं। अब 4,000 घंटों पे जाते हैं, कितना MPL है ये देखें। मैं 4,000 घंटों पे गया, दो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है। ये सब बच्चों को समझ आ गई यहाँ तक? अब इसको MRP बनाना है। 2 को इन सब प्राइसेस में से मल्टीप्लाई करते हैं, जहां आंसर 3.2 आ गया वहां MRP MCL बराबर है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। 2 इंटू 1.6 3.2, यानी MRP भी 3.2, MCL वेज भी 3.2। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, हमने प्राइस निकाल ली इस तरीके से। बच्चों जरा अच्छी तरह बताइएगा, ये जरा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ऑड क्वेश्चंस होते हैं। 2 से डिवाइड क्यों करोगे, पहले मुझे ये बताओ। आंसर आपका वैसे भी गलत आ जाएगा। चलिए 1.6 इस बार ठीक आ रहा है। नो, अदरवाइज हमेशा ऐसा नहीं होगा बेटे। आपने फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। मैंने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट निकालनी है। वो कैसे निकलती है? MPP को MR में मल्टीप्लाई करके। परफेक्ट मार्केट में जो प्राइस होती है वो MR होता है। तो चार प्राइसेस उसने दी हुई हैं ABCD, और खुद उसने बता दिया 4,000 मैन आवर्स लगा रहे हैं। 4,000 मैन आवर्स पे हमने ग्राफ के मुताबिक देखा 2 MPP है। अब 2 को हमने जब ए ऑप्शन $1.6 में मल्टीप्लाई किया, वो बन गया MRP। वेज उसने बता दी थी 3.2, तो दोनों MCL MRP बराबर हुए। हमें पता लग गया जी इक्विलिब्रियम आउटपुट यही है, तो ये वेज होगी और ये प्राइस होगी प्रोडक्ट की। समझ आ गया? क्या करके? क्या करके? कैलकुलेशन एज सच है नहीं, लेकिन चले मैं इसको ट्राई करता हूँ। आप लोग सब मुझे ये बताएं कि आपको MRP MCL का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि MRP कैसे बनता है, और फिर इकट्ठे होकर वहाँ पे लेबर की प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नंबर हम हायर करते हैं। ये सबको क्लियर है? प्राइस MR होती है प्रोडक्ट की बेटे। MR को जब मल्टीप्लाई करते हो MPP में तो MRP निकल आता है। परफेक्ट मार्केट में प्राइस ही MR होता है ना। अब देखिए जरा, मैं कोशिश कर रहा हूँ इससे होपफुली आपको समझ आ जाए। हमारे पास फिगर्स क्या हैं जी? 3.20 ये हमारी वेज है, और परफेक्ट मार्केट में यही MCL ACL होती है, तो हमें MCL पता लग गया। अब हमें MRP निकालना है ताकि हम प्राइस निकाल सकें, ठीक है? अब उसने हमें हिंट क्या दिया कि 4,000 मैन आवर्स पर डे लग रहे हैं। मैं 4,000 पे गया, ग्राफ तक गया, दो हमारे MPP है। अब MRP का फॉर्मूला हमें पता ही है, MPP इंटू MR या प्राइस। अब MPP कितना है? 2। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने पहली ही प्राइस में, 1.6। आंसर मेरा आ गया 3.2। 3.2 ये है, 3.2 वेज है, MCL MRP बराबर हो गए, हमारा आंसर ठीक हो गया। अब समझ आइए मेरे बच्चों? ओके, सब खामोश हैं, सबको समझ आ गई है? हैदर आपको समझ आई है? ओके, एनीवन हु स्ट्रगलिंग? अच्छा, कुछ बच्चे आए हुए हैं जी। पहला क्वेश्चन प्लीज वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। ये दो एक क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिए थे, लाइव क्लास में करवाऊंगा तभी समझ आएंगे। अब इसी से सॉरी मिलता जुलता क्वेश्चन है 24। इसमें वो क्या कह रहा है? इसमें वो कह रहा है कि भाई a firm operates under perfect competition in both product and factor market with labor as the only variable factor input। ये कोई नॉर्मल बात है कि परफेक्ट कंपटीशन है और शॉर्ट रन है। इन द डायग्राम JK shows relationship between MPP and man hours worked। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अगर 1,000 बंदा घंटा काम करते हैं, तो
तो 8 एमपीपी है, 4,000 घंटे काम करते हैं, तो एडिशनल आउटपुट पर वर्कर 2 है। ठीक है, ये उसने आपको डायग्राम बना दिया। अब उसने कहा प्राइस गुड की उसने दे दी आपको 1.6। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मैन आवर्स हायर्ड बाय द फर्म इफ आवरली वेज इज 6.4। अब तसल्ली से एमआरपी एमसीएल निकालने की कोशिश करें, आपका आंसर बन जाएगा। एमसीएल उसने आपको नहीं दी इसमें, ठीक है, नहीं दे दी है वेज। सी बिल्कुल ठीक है, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। बाकी बच्चों को समझा दूं? जी बेटे, अब वो क्या बोल रहे हैं, प्राइस उसने 1.6 दी और उसने कहा 6.4 वेज है यानी एमसीएल, तो एमआरपी प्राइस यानी एमआर इनटू एमपीपी 6.4 आना चाहिए ना। तो इन सब एमपीपीज में अगर आप देखो 4 इंटू 1.6 गिव्स यू 6.4, ये इक्विलिब्रियम आ गया। अब 4 एमपीपी पे हम गए 300,000 आवर्स काम करेंगे, ऑप्शन सी। बच्चों समझ आया? एनीवन हु स्ट्रगलिंग? आप 6.4 या जो भी उसने बताया ना कि ये वेज है, ये एमआरपी है, आपने उसको इक्वेट करना है। या वो प्राइस पूछेगा या फिर आवर्स ऑफ वर्क पूछेगा। ठीक है, समझ आ गया? एनीवन हु स्ट्रगलिंग जी? एनीवन हु स्ट्रगलिंग प्लीज बता दें। आज अटेंडेंस कुछ बेहतर है। चलिए, मैंने 25वां करवा दिया था, अब मैं आगे चल रहा हूँ। अगर मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चन आपको दोबारा करवाने हैं तो वो देख लेंगे। नंबर 26, इन द डायग्राम एच एन इज द इनिशियल सप्लाई कर्व। अब जरा गौर से देख लें, एच टू एन हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व था बाय अ फर्म, एंड आर एम इज इनिशियल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। आर एम मार्जिनल कॉस्ट कर्व था। मुझे बताएं अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कौन से में आते हैं, परफेक्ट मार्केट में, मोनोक्सिनी में एसीएल सप्लाई होता है और एमसीएल उससे ऊपर जा रहा होता है। तो सबको यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, वेरी गुड। अब देखते हैं, वो कहते हैं व्हाट विल बी द फर्म्स न्यू लेबर सप्लाई कर्व इफ द वर्कर्स जॉइन अ ट्रेड यूनियन एंड अचीव अ यूनियन नेगोशिएटेड वेज ओडब्ल्यू। कोई बच्चा बता सकते हैं हमारी मोनोक्सिनी वाले डायग्राम की? किंग का आ जाएगा, शाबाश। देखो, जब ओडब्ल्यू वेज सेट होगी ना, कोई वर्कर अपने आप को पुराने सप्लाई कर्व एच एन पे सप्लाई नहीं करेगा। तो डब्ल्यू से के तक परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कर्व विच इज एसीएल एंड एमसीएल। उसके बाद अगर किसी वर्कर को फर्म ने हायर करना है और जरूरत है तो के एन पुराना सप्लाई कर्व शुरू हो जाएगा। सबको समझ आ गया? आसान था। प्लीज बच्चों जिन्हें मसला आ रहा है पूछ लें। ओके, योर चॉइस। मुझे लगता है कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं हुआ होगा। So if you want to ask, this is your time. Okay? अब जी आसान क्वेश्चन है, आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। इन द डायग्राम S1 इज द इंडिविजुअल वर्कर्स सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। S2 पे शिफ्ट हुआ है, सप्लाई बढ़ी है। क्या रीजन हो सकती है? चारों देखें, कहाँ पे लेबर अपने आप को ज्यादा सप्लाई करेगी। ऑप्शन डी एज इन डेविड, डिक्रीज्ड प्रेफरेंस फॉर लेजर। अब वो लेजर कम करना चाह रहे हैं, काम ज्यादा, तो सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब बाकियों को रिजेक्ट करते हैं। ए, डिक्रीज इन आवरली वेज रेट। आवरली वेज रेट ऑन द कर्व मूवमेंट करता है, वो बिल्कुल इसका रिलेशनशिप ऑन द कर्व होगा, शिफ्ट नहीं होगा। हमेशा हम देखते हैं प्राइस चेंज की तरह ऑन द कर्व मूवमेंट, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। डिक्रीज इन वर्क सेटिस्फैक्शन से तो सप्लाई ऑफ लेबर लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगी, वो कम लोग काम करना चाहेंगे, काम मजा नहीं आ रहा काम करने का। डिक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर, यानी आप छुट्टी करते हैं तो आपको कम पैसे छोड़ने पड़ रहे हैं, यानी वेज रेट कम हुआ है, उसमें भी ऑन द कर्व मूवमेंट है। इन डिक्रीज्ड प्रेफरेंस फॉर लेजर, हम ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा वर्कर्स अपने आप को इंडिविजुअल वर्कर्स सप्लाई कर रहे हैं। सो वेरी वेल डन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। टेबल शोज
MRP of labor schedule of a profit maximizing firm producing under conditions of perfect competition. अब आपने देखना है MRP जहां पे MCL के बराबर हो जाए, वेज 135 है, ये MCL है, कहां पे MRP MCL बराबर हो रहे हैं? 3 पे भी हो रहे हैं, 5 पे भी हो रहे हैं, तो कौन सा चूज करें? 5 चूज करोगे? 5 चूज करोगे क्योंकि 3 के बाद फोर्थ पे भी और हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो हम और हायर करेंगे, तो दोबारा MCL MRP का इक्विलिब्रियम 5 पे आएगा, जहां वेज रेट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बराबर होगी। एवरीवन क्लियर? ऑप्शन सी। 3 और 5 में से क्यों हमने वो चूज किया, ये पूछ रहे हो? देखो बेटे, पहले दो वर्कर्स पे तो हमें लॉस हो रहा है, MRP कम है और वेज रेट ज़्यादा है। थर्ड वर्कर पे हम ब्रेक इवन कर गए, MRP MCL बराबर हो गए। चौथा वर्कर जब फर्म ने हायर किया तो उनको पता लगा कि इससे हमें रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है MRP और वेज कम है, तो $5 का प्रॉफिट है, इसको भी हायर किया, पांचवें पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। अब समझ आ गया? सो यू ऑलवेज चूज द लेटर वन। ठीक है, पहला वाला नहीं, सेकंड वाला इक्विलिब्रियम। जी। ओके जी। नंबर 29, इन 2004 यूनियन ऑफिशियल्स यानी ट्रेड यूनियन के ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन इन अर्जेंटीना agreed to increase the minimum wage from 350 to 450 pesos, उनकी करेंसी है ये। बेसिकली मिनिमम वेज एग्री कर ली है ट्रेड यूनियन के साथ, वो अबव इक्विलिब्रियम लगती है। इन विच सर्कमस्टांसेस वुड सच अ राइज इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट? तसल्ली से सारी ऑप्शंस देखें। ओके, लेट्स वेट, बाकियों का भी देख लेते हैं। इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट करनी है आपने, ये देखिए। वो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट है, सॉरी, फिर आपकी ऑप्शन ठीक है। वही मैं भी देख रहा था कि तीन एक साइड बिल्कुल सही है, सी करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन विच सर्कमस्टांसेस वुड सच अ राइज इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट? अमूमन मिनिमम वेज लगती है, डिमांड के तक जाते हैं, डिमांड क्वांटिटी कम हो रही होती है वर्कर्स की, सप्लाई ज़्यादा, एक सरप्लस होता है और अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होती है, जॉब लॉसेज होते हैं। इस केस में वो कहता है ऐसा ना हो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करे। तो उसका बेटे वाहिद सिचुएशन ये है कि डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हो, जहाँ नया वो सप्लाई, जहाँ पे वर्कर्स करें ना अपने आप को नई वेज पे, वहाँ इक्विलिब्रियम बने। तो सी, हायर वेज रेट की वजह से मोटिवेशन आई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बाकी सब में या तो इरेलीवेंट है वो, या फिर उससे अनएम्प्लॉयमेंट होगी। एवरीवन क्लियर? कि थोड़ी स्पीड लगाते हैं, हम जरा स्लो जा रहे हैं। हाँ, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है। Diagram shows an individual worker's supply curve of labor. Hourly wage is W and the worker is required to work a standard 40-hour week. करना वो कम चाह रहे हैं लेकिन उसको उनको फोर्स कर रहे हैं कि 40 आवर्स आपने करने। Which area measures the minimum amount per week he would be willing to accept? अब जरा तसल्ली से देखें, ये इकोनॉमिक रेंट और ट्रांसफर अर्निंग का कॉन्सेप्ट है। सप्लाई कर्व से ऊपर थोड़ी सी इसमें और ठीक होने वाली है। ऑप्शन बी एज इन बॉल, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। वेट करें अब। सप्लाई कर्व से ऊपर और वेज लाइन से नीचे नीचे इकोनॉमिक रेंट होता है, जो कि मतलब ही इज गेटिंग ओवर एंड अबव द मिनिमम वेज ही वाज विलिंग टू वर्क फॉर। वो सप्लाई कर्व विलिंगनेस कर्व है। अलबत्ता सप्लाई कर्व से नीचे ट्रांसफर अर्निंग होती हैं। अब उसने कहा मिनिमम कितने पे काम करेगा, तो वो वी हो गया जब तक वो सप्लाई कर रहा था। अब एक एक्स का एरिया ऊपर है जो कि नेगेटिव इकोनॉमिक रेंट है, ठीक है, यानी ट्रांसफर अर्निंग में ही शामिल हो जाएगा, वो सप्लाई कर्व से नीचे आ जाएगा। तो बी वी प्लस एक्स। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं आपको ट्रांसफर अर्निंग और इकोनॉमिक रेंट का ग्राफ एक बार बना के दिखा दूँ। श्योर श्योर श्योर, ये देखिए, इसको मैं, हाँ हाँ, सप्लाई कर्व से नीचे ट्रांसफर अर्निंग
सप्लाई कर्व से ऊपर इकोनॉमिक रेंट। अब थोड़ा सा देख लें, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बनाया है, वेज, लेबर, मैंने सप्लाई कर्व लगाया। अब ये वेज थी, सप्लाई कर्व तक हम आए, ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ये वाला एरिया क्या हो गया, इकोनॉमिक रेंट। अबव हिज सप्लाई कर्व एंड बिलो द वेज रेट, जो मिनिमम पे काम करने को तैयार था उससे ऊपर मिल रहा है, नीचे वाला हिस्सा ट्रांसफर अर्निंग। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि उसे फोर्स किया जा रहा है कि वो ज़्यादा घंटे काम करे। अभी उस ज़्यादा घंटों पे हम गए तो ये वाला एरिया बन गया, ये एक्स था और ये वी था। तो ट्रांसफर अर्निंग यानी सप्लाई कर्व से नीचे वाला एरिया और ज़्यादा हो। ओ अच्छा, मेरा वो भी ख़त्म हो गया है इसका मार्कर, तो इसको मैं चार्ज पे लगाऊंगा बाद में। लेकिन समझ आ रही है आपको, इधर मैं अगर लाइन लगाऊं तो वो आपको नज़र आ जाएगा भाई कि ट्रांसफर अर्निंग सप्लाई कर्व वाला एरिया वो वी वाला भी शामिल है, ये वाला एक्स वाला, सॉरी वी प्लस एक्स, ऑप्शन बी। एनीवन स्ट्रगलिंग? ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ज़रा ट्रिकी भी होते हैं, इसको पहले सॉल्व किया करें फिर नीचे जाया करें। A worker is considering accepting a job when she has been offered a job she has been offered. She draws up a list of annual monetary values she places on advantages and disadvantages of job. एक अब आपको यहाँ पे टर्म याद करवा दूँ, एक है पेक्यूनियरी एडवांटेजेस यानी मॉनेटरी एडवांटेजेस, उसकी तनख्वाह वगैरह। दूसरे हैं नॉन पेक्यूनियरी फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक है, यानी जो पर्क्स आपको मिल रहे होते हैं जॉब पे। तो अब जरा पहले मॉनेटरी वाले हम ढूंढते हैं। इस सारे जो 7 लिस्ट है इसके अंदर मॉनेटरी वाले एडवांटेज कौन से हैं या कौन सा है? इनकम, सिर्फ तनख्वाह उसकी मॉनेटरी एडवांटेज है। और अब हम थोड़े से नेगेटिव्स देखते हैं। नेगेटिव यानी डिसएडवांटेजेस, नॉन मॉनेटरी, डेंजरस वर्किंग कंडीशन। ये कोई बच्चा जरा एक पेन लेके इनको लिखना शुरू कर दे। मॉनेटरी एडवांटेज 750 लिख लें, इनकम हमारी। नॉन मॉनेटरी या पेक्यूनियरी डिसएडवांटेजेस, कौन बच्चा लिख रहा है? बच्चों मुझे बता दो। कोई नहीं लिख रहा। वन ऑफ यू प्लीज वॉलंटियर, टाइम बचेगा। ये चले मैं कर देता हूँ, बिकॉज आप लोग बहुत टाइम ज़ाया करवा रहे हैं इस तरह। कम ऑन, टेक अ लीड, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हो क्लास में और फिर भी नहीं कर रहे हो। चलें जी, मैं यहाँ पे दोबारा उसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा छोटा तो है, आई होप यू कैन एक्सपैंड द स्क्रीन एंड सी इट। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाना शुरू कर दी। मॉनेटरी एडवांटेजेस, तो वो उसकी पे है यानी इनकम $750। अब जी यहीं पे कर लेते हैं मॉनेटरी यानी नॉन मॉनेटरी या पेक्यूनियरी भी इनको बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी। पेक्यूनियरी का वो वर्ड यूज करेगा। एडवांटेजेस मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, पहले मॉनेटरी एडवांटेज करवाया, अब नॉन मॉनेटरी एडवांटेज करवा रहा हूँ। उसमें देखते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स नहीं है, हाई प्रेस्टीज ऑफ द जॉब उस पर 200 है, जो प्रेस्टीज है उसका उसने 200 वैल्यू लगाई। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ओन यूनिफॉर्म, ये डिसएडवांटेज है। अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रैवल, ये एक और एडवांटेज है नॉन मॉनेटरी के, ट्रैवल कर सकेगी, 300 हो गया। शॉर्ट हॉलीडेज तो एक डिसएडवांटेज है। ये हो गया जी हमारे पास 750 मॉनेटरी एडवांटेजेस, 300 नॉन मॉनेटरी या पेक्यूनियरी एडवांटेजेस। अब हम नॉन पेक्यूनियरी या नॉन मॉनेटरी डिसएडवांटेजेस कर रहे हैं। अब आप लोग देखें, लॉन्ग वर्किंग आवर्स उस पर उसने 250 की वैल्यू डाली है, तो $250 पहले मैंने लिख दिया। फिर हाई प्रेस्टीज नहीं, वो तो बेनिफिट है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ओन यूनिफॉर्म, अपना यूनिफॉर्म करना पड़ेगा, $150 वो खर्चा। शॉर्ट हॉलीडेज $50 ये खर्चा। डेंजरस वर्क $500 ये उसने वैल्यू लगाई। 400, 450, 950 आपके नॉन मॉनेटरी डिसएडवांटेजेस है। अब अगर हम ऑप्शंस देखेंगे
तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा. विल रेफर बैक टू आवर टेबल. पहली ऑप्शन, शी वैल्यूज द पेक्यूनियरी यानी मॉनेटरी एडवांटेजेस मोर हाईली देन नॉन पेक्यूनियरी एडवांटेजेस. अब हम वापस जाते हैं अपने कैलकुलेशन पे. मॉनेटरी एडवांटेज 750 है, नॉन मॉनेटरी 300. ये बात सही है, यही ऑप्शन सही होनी चाहिए. लेकिन लेट्स लुक एट द रेस्ट. She would take the job even if it had none of the non-pecuniary advantages. ये बात वेग है, छोड़ देते हैं, गलत है. The job has no pecuniary disadvantages. हमने भी कैलकुलेट किए हैं, कोई 950 के हैं वो तो. The non-pecuniary advantages outweigh the non-pecuniary disadvantages. ये भी चेक कर लेते हैं. Non-pecuniary advantages 300 थे और non डिसएडवांटेजेस 950 थे. ये बात गलत है. पहली ठीक है कि नॉन मॉनेटरी एडवांटेजेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू नॉन सॉरी मॉनेटरी एडवांटेजेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू नॉन मॉनेटरी एडवांटेजेस. ऑप्शन ए. शिवाली, कोई मॉनेटरी डिसएडवांटेज नहीं है बेटे. 950 के हमने कैलकुलेट किए. तो उसने ये तो कहा है द जॉब हैज नो मॉनेटरी डिसएडवांटेजेस है उसमें बेटे. उसने अपना यूनिफॉर्म उसने देना है $150 का. ठीक है बच्चे, सबको समझ आया है? जरा माइक बंद कर दे, साथ बहुत डिस्टरबेंस आ रही है. बच्चों सबको समझ आया है क्या? एक बार फिर बता दूं. ओके फाइन ग्रेट. लेट्स. हाँ आगे है. ओके ओके. अब ये अच्छा क्वेश्चन है. ये मैंने 2-3 पहले भी करवाए हैं क्लास में, वीडियो में जो रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए सुबह और लगाइए यूट्यूब पे. इसमें बेटे दो फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आपका सारा मसला हल हो जाएगा. पहला ये है, टू इंक्रीज इन इट्स लेबर फोर्स फ्रॉम 100 to 101, a firm has to increase its daily wage rate from 500 to 502. What is the marginal cost of labor per day? मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला कोई बच्चा मुझे बताएगा? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर का. वो तो ठीक है मुजफ्फर, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ. नहीं बेटे, टू नहीं है, टू नहीं है इसका. मैं सिर्फ आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताएं. डोंट टेल मी द सॉल्यूशंस, जस्ट गिव मी द क्वेश्चन मेरा बेटा. मैं बार बार पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन बताएं. जी फॉर्मूला बताएं मुझे. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर का फॉर्मूला. ये चीज टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस वन वर्कर. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. अब मैं यहाँ पे इसको पोस्ट कर देता हूँ और आप आसानी से निकाल लेंगे. इसको थोड़ा बड़ा करते हैं. उसने हमें क्या फिगर दिए कि पहले जी 100 वर्कर उसने रखे हुए थे, $500 वेज थी, एवरेज वेज. तो 100, पहली टोटल कॉस्ट मैं निकाल रहा हूँ. 100 इंटू 500 कितने हो गए? $50,000. ठीक है. अब 101 वर्कर्स को वो 1502 हर किसी को दे रहा है. 101 इंटू 502 आंसर आ जाएगा 50,702. तो मार्जिनल कॉस्ट इज 702. ऑप्शन डी मुजफ्फर. आपने जब तक फॉर्मूला ना लगाया टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस वन वर्कर, ये गलत होगा. समझ आ गया? मार्जिनल कॉस्ट. ओके. एनीवन हु स्टिल स्ट्रगलिंग? 1000 को 500 मल्टीप्लाई किया 50,000, फिर 502 को 101 में मल्टीप्लाई किया, न्यू कॉस्ट ऑफ लेबर इज 50,702. तो एडिशनल वर्कर के लिए हमें कितना देना पड़ा मार्जिनल कॉस्ट? 50,702 माइनस 50,702 ओनली. ऑप्शन डी एज इन डेविड. सबको मेरे बेटे क्लियर हो गया? लेबर मार्केट वाकई भी टाइम ले रही है. चलें जी, ये सेम क्वेश्चन है, अब आप लोग करें प्लीज. Hourly wage is W. The worker is required to work a standard 40-hour week. Which area measures the net improvement in workers' welfare if he were allowed to choose the number of hours he wished to work? कौन सा? Yes.
एक्स वाला उसको मजबूरन लेना पड़ रहा था, नेगेटिव इकोनॉमिक रेंट आ रहा था, अब वो जी वाला इकोनॉमिक रेंट लेगा, एक्स छोड़ देगा बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क 40 आवर्स। देखिए सप्लाई का वेज रेट पे कहाँ कट कर रहा है, वहां तक वो काम करेगा। एवरीवन क्लियर? Good. Let's move on. A firm's workers join a trade union which negotiates an increase in the wage rates. The increase in wage rate results in an increase in number employed by the firm. What could explain this? जब भी ट्रेड यूनियन आए और नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़े, या मोनोप्सनी या डिमांड लेबर की बढ़े, तो ऑप्शन बी एज इन बॉल, मोनोप्सनी फर्म थी, इनके पास बार्गेन मार्जिन था, मिनिमम वेज लगने के बावजूद ना सिर्फ ज़्यादा वेज दे सके बल्कि वर्कर्स भी ज़्यादा हायर किए। वेल डन मोहम्मद। 35, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा तसल्ली से करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अ मिनिमम आवरली वेज फॉर ऑल वर्कर्स ओवर 21 ईयर्स ऑफ एज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द एवरेज वेज ऑफ दीज वर्कर्स। जो भी 21 साल से ऊपर है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज लगा दी है, उनकी एवरेज वेज बढ़ गई उसके रिजल्ट में। व्हाट विल बी द लाइकली इफेक्ट ऑन वर्कर्स अंडर 21? थोड़ी देर के लिए जरा फर्म बने, 21 साल से ऊपर का वर्कर को मिनिमम वेज लग गई है, वो महंगे हो गए, तो आप 21 साल के नीचे वाले वर्कर्स की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? सी और डी बच गया, राइज होगी, सी एंड डी बच गया। एवरेज वेज फॉर अंडर 21 पे क्या असर पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, सोचें। जब उनका डिमांड पे राइज हो जाएगी। डी एज इन डेविड। एक मिनट दोबारा देखो। नहीं 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 नहीं। बेटे अंडर 20, आप माइक्स बंद कर दो, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। माइक्स बंद कर दें प्लीज। 21 से ऊपर वाले बच्चे महंगे हो गए हैं, फर्म ऑटोमेटिकली अंडर 21 के लिए जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट लिखी हुई है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होगी, लेकिन उनकी डिमांड बढ़ने से एवरेज वेज उनकी राइज होगी। ऑप्शन बी एज इन बॉल। मैंने वो एम्प्लॉयमेंट समझ लिया था अनएम्प्लॉयमेंट की जगह। अब सब बच्चों को समझ आया या थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं? बिजनेसमैन चीपर लेबर की तरफ जाते हैं, 21 साल से ऊपर वालों पे मिनिमम वेज लग गई है तो वो 21 साल से नीचे वालों को हायर करेंगे। उनकी डिमांड बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट उनकी कम होगी और वेज बढ़ेगी बिकॉज डिमांड के राइट पे शिफ्ट हुआ। ऑल क्लियर? ओके। नम हाँ, एज इन बॉल, यस। या लेट्स मूव ऑन जी। नंबर 36 वैसा ही क्वेश्चन है। अब आप लोग करें, अच्छे बच्चे, शाबाश, सोच समझ के। उसने क्या बताया इस बार? सारा कुछ ऊपर सेम स्टेटमेंट है, एमपीपी लगा हुआ है, मैन आवर्स 1000 आवर्स है, प्राइस दे दी है 1.6 और कह रहा है 3000 घंटे लेबर के यूज हो रहे हैं, तो आपको एमपीपी ऑटोमेटिकली पड़। एक मिनट देखने दे मुझे। हाँ सही है। मैं मुजफ्फर समझाओ कैसे? डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है डेविड। मुजफ्फर अजीब सी बातें किए जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। आप मार्क्स बैठे हुए? ओके ओके। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ, आपका आंसर ठीक है। देखो हमें 1.6 उसने प्राइस दे दी है और ये बता दिया कि 3000 आवर्स हो रहे हैं। अब 1.6 इज एम आर, प्राइस इज एम आर इन परफेक्ट मार्केट, 3000 आवर्स मीन्स 4 एमपीपी है, तो उसमें मल्टीप्लाई किया 6.4 आपका एम आर पी है, तो आवरली वेज भी उसके बराबर होगी, वो एम सी एल होता है। डी ऑप्शन 6.4। अब समझ आ गई बात बच्चों? खामोशी मीन्स सबको समझ आ गई है। ओके लेट्स मूव ऑन। उसी तरह का एक और जरा थोड़ा ज्यादा ट्विस्ट के साथ क्वेश्चन उसने दिया है। उसने कहा डायग्राम शोज एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ लेबर कर्व, ठीक है, और उसके अंदर उसने क्या दिखाया हमें? सप्लाई कर्व लगा हुआ है, वेज 40 60 80, और कुछ इकोनॉमिक रेंट वाला एरिया दिखाया हुआ है, कुछ ट्रांसफर अर्निंग्स दिखाई हुई है। अब वो क्या कह रहा है जी? ही इज ऑफर्ड अ जॉब
क्या उसे कहते हैं, टू वर्क अ स्टैंडर्ड 40 आवर्स वीक, मजबूरी है उसने 40 घंटे काम करना है. विच एरिया measures द लोएस्ट अमाउंट ही वुड हैव टू बी पेड पर वीक टू गेट हिम टू एक्सेप्ट दिस जॉब. ट्रांसफर अर्निंग्स आपने बस मालूम करनी. बी एज इन बॉल, एक्स प्लस वाई, सप्लाई कर्व से नीचे नीचे, और जो एरिया होता है वो ट्रांसफर अर्निंग मिनिमम वेज जिस पे वो काम करने को तैयार है. वेल डन. नेक्स्ट जी, नंबर 38, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मिनिमम वेज अबव द इक्विलिब्रियम मार्केट वेज रेट. सही जगह लगाया हुआ है. हाउ विल दिस अफेक्ट लो पेड वर्कर्स? तसल्ली से देखें, लो पेड वर्कर्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा. डी एज इन डेविड. बिल्कुल, जब भी मिनिमम वेज लगती है तो कुछ वर्कर्स की जॉब लॉस होती है. बाकी भी देख लेते हैं. ए क्यों गलत है जी? ऑल दोस इनिशियली इन एम्प्लॉयमेंट विल रिसीव द न्यू गारंटीड मिनिमम वेज. नहीं, जब मिनिमम वेज ऊपर लगती है डिमांड थोड़ी हो जाती है, सप्लाई ज्यादा, सरप्लस होता है, सबको नहीं मिलेगा, कुछ की जॉब लॉस होगी. फ्यूअर ऑफ दोज नॉट ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट विल एंटर द लेबर फोर्स. नहीं, वेज बढ़ी है, बहुत ज्यादा वर्कर्स अपने आप को ऑन द कर्व सप्लाई करेंगे, सरप्लस होगा. सी देयर विल इंक्रीज इन नंबर ऑफ लो पेड वर्कर्स इन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट कम होती है बिकॉज ऑफ राइज इन. ये मैं बना के दिखा दूं आपको सिंपल ट्रेड यूनियन वाला ग्राफ परफेक्ट मार्केट का. ये सबको क्लियर है. डिमांड सप्लाई लगा के मिनिमम वेज ऊपर लगाए, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा. डी सही है. सम लो पेड वर्कर्स विल लूज देयर जॉब. हसान, जस्ट फॉर माय ओन सेटिस्फैक्शन में एक बार ये बना रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कुछ बच्चों को ये भी नहीं आते, तो अच्छी तरह एक बार वो देख लेंगे तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा. ये मेरा बेटा, ये देखिए, सिंपली सप्लाई एंड डिमांड लगाएं, ये इक्विलिब्रियम था, ये वेज रेट चल रहा था और ये वर्कर्स हायर हो रहे थे, लेबर. मिनिमम वेज इफेक्टिव ऊपर होती है इक्विलिब्रियम के बाद. देखें, डिमांड सिर्फ L1, ये जॉब लॉसेस हो गए, और सप्लाई L2. L1 टू L2 क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट. तो इस वक्त उन्होंने जॉब लॉसेस की बात की ऑप्शन डी में, बिल्कुल सही बात है. सम लो पेड वर्कर्स विल लूज देयर जॉब. 38 हो गया जी. लेट्स मूव ऑन टू 39. What will result from the differences in non-pecuniary advantages of various occupations? तसल्ली से देखें, डिफरेंट नॉन मॉनेटरी एडवांटेजेस हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में. अच्छा, लेट्स सी. डिसइक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट नहीं. लॉन्ग टर्म डिफरेंशियल्स इन वेज रेट्स, सेंस बनती है थोड़ी सी, लेकिन आगे देखते हैं. मोनोप्सनी इन पर्टिकुलर लेबर मार्केट्स, ये तो गलत है. मोनोप्सनी तो अपनी मर्जी से वेज दबा के, वही मैं देख रहा हूँ. शॉर्टेज ऑफ लेबर इन पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस, जहाँ अच्छे मॉनेटरी एडवांटेज मिल रहे हैं वर्कर्स उधर चले जाएंगे. सो थोड़ा सा मुझे लॉन्ग रन में डिफरेंशियल्स इन वेज रेट भी समझ आ रहा है. जिन ऑक्यूपेशंस में कॉम्पनसेटिंग वेज डिफरेंशियल होते हैं, जिनमें वेज ज़्यादा होती है, वहाँ पे एडवांटेज कम होते हैं नॉन मॉनेटरी. तो मेरे ख्याल में होगा तो बी ही. लेकिन शॉर्टेज ऑफ लेबर क्यों नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ. लेट्स सी. थोड़ा सा आप लोग भी कोई इनपुट दें, मैं उतनी देर में सोच रहा हूँ. साथ आपकी आवाज़ कट रही है. आपकी आवाज़ बहुत कट रही है. नहीं, आप कुछ और बात कर रहे हो. आई एम नॉट श्योर व्हाट यू सेइंग, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही सही, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ. एनीबडी एल्स वांट्स टू गिव सम इनपुट व्हाइल आई थिंक. लॉन्ग टर्म डिफरेंशियल्स इन वेज रेट, शॉर्टेजेस ऑफ लेबर इन पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस. दो ऑप्शन सही नहीं हो सकती, कोई एक ज़्यादा वैलिड होगी. मुझे डी भी सही लग रहा है और बी भी सही लग रहा है, ये मसला हो रहा है. तो लेट मी जस्ट फोकस के नॉन मॉनेटरी एडवांटेजेस से वेज डिफरेंशियल भी क्रिएट होता है और शॉर्टेजेस एंड सरप्लसेस भी क्रिएट होते हैं. सो व्हाई बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. इंटरेस्टिंग. लेट्स सी, क्यों ऐसा होगा. एक मिनट मेरे बेटे, एक मिनट.
जिन ऑक्यूपेशंस में कम वेज होगी वहां से लेबर जाएगी हाई वेज वालों में, ठीक है। हाई वेज वालों में लेबर सप्लाई का राइट पे शिफ्ट होगा, लो वेज वालों में लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। शॉर्टेजेस नहीं होंगी, नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। डी रिजेक्ट हो रहा है, बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात? शॉर्टेजेस तो तब हैं जब वेजेस बिलो इक्विलिब्रियम लगी हो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेबर छोड़ के चलेगी, सप्लाई का भी लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, वेज रेट नीचे आ जाएगा इक्विलिब्रियम के साथ। बी करेक्ट है, क्योंकि कुछ ऑक्यूपेशंस में मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, कुछ में उसके मुकाबले में फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो एक वेज डिफरेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो बी मुझे बार बार ज्यादा करेक्ट लग रहा था। अब समझ आ गई, शॉर्टेज नहीं होगी। सबको समझ आ गया बेटे? इक्विलिब्रियम बन जाएगा नया। सो बी इज इन बॉल। देखो बेटे, जब लेबर एक इंडस्ट्री छोड़ के दूसरी में जाती है रायान, तो उस इंडस्ट्री में क्या होता है? जब लेबर छोड़ के जाती है, उनका सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, तो कोई शॉर्टेज होती है नहीं, इक्विलिब्रियम बन जाता है। शॉर्टेज तो वेज रेट्स की वजह से होती है ना, वेज रेट में चेंज नहीं है। समझ रहे हैं ना ये बात? सबको क्लियर हो गया बच्चों, या एक बार फिर कर लें इसको? Okay. A firm currently pays its employees on an hourly basis, even though the management acknowledges that its employees work to the best of their ability and could not work any harder. The firm decides to switch to a piece rate system of remuneration. पीस रेट होता है पर यूनिट, जितने आप बनाते जाते हो। अगर चेयर्स बना रहे हो, जितनी चेयर्स बनाई हर पे आपको $5, $10 जो भी वेज है वो मिलती जाएगी। वेयर बाय द वेज पेड टू ईच एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन देयर लेवल ऑफ आउटपुट। सिंपल। Why might this new system of remuneration result in a significant improvement in labor productivity? तसल्ली से देखते हैं जी। A, it will dispense with the need of for management to monitor the action of employees. Uh, मैं देख रहा हूँ अभी, पहले ए देखिए मैंने भी। इट विल इंक्रीज द लॉसेस दैट वर्कर्स विल इनकर इफ दे आर डिसमिस्ड फॉर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। नहीं, ये तो पर यूनिट के मुताबिक है, ऐसा कोई लॉस नहीं होगा। इट विल लीड टू द रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन ऑफ मोर हाईली टैलेंटेड वर्कर्स। यस, जो वर्कर पीस रेट में तेजी से बना रहा होता है उनको रख लिया जाता है, जो हल्का काम कर रहे होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इट विल स्ट्रेंथन द इंसेंटिव्स ऑफ वर्कर्स टू इंक्रीज देयर अर्निंग्स। ये बात भी अपनी जगह ठीक है। लेबर प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि फर्म अच्छे वर्कर्स को रख लेगी और हल्के वर्कर्स को निकाल देगी, जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ बनाए जाएंगे थोड़े टाइम में। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? ओके। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पिछले क्लास में दो तीन करवाए हैं, लेकिन जल्दी से कर लेते हैं। एक फैशन मॉडल को $5 लाख पर ईयर मिलते हैं, टीचर को क्यों नहीं मिलते? 12। इफ द नेक्स्ट बेस्ट पेड जॉब ही कुड गेट इज एज अ टीचर, उसने बोली टीचर दिया $1 लाख है, ठीक है। व्हाट आर हिज ट्रांसफर अर्निंग एंड व्हाट इज हिज इकोनॉमिक रेंट? देखिए जी, उसकी करंट अर्निंग है 5 लाख। मिनिमम जिस पे वो काम कर सकता है नेक्स्ट बेस्ट पेड जॉब पे 1 लाख है। ये क्या बन गई? 1 लाख उसकी ट्रांसफर अर्निंग बन गई, मिनिमम जिस पे काम करेगा। 5 लाख करंट अर्निंग है, तो इकोनॉमिक रेंट उसको कितना मिल रहा है? मिनिमम से ऊपर, सप्लाई कर्व से ऊपर, वेज रेट से नीचे 4 लाख। 5 लाख में से एक निकाल ले। सो ऑप्शन बी एज इन बॉल, ट्रांसफर अर्निंग्स 100,000, इकोनॉमिक रेंट 400,000। किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन? चले। A firm employs a worker who adds less to output than previous worker, marginal product गिर रहा है, diminishing returns आ रहा है, तो साफ साफ डी, the law of diminishing returns। समझ आ गया? एडिशनल वर्कर पिछले से कम बना रहा है, तो यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स आ रहा है। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, वो नहीं लेंगे आप। डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मैं ख्याल सबको क्लियर आ गया होगा। ओके जी। अब इस तरह क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, अब आप लोग जरा करवाइए मुझे। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लीनर्स एट अ लोकल स्कूल फ्रॉम 10 to 11, द एम्प्लॉयर हैड टू रेज आवरली रेट ऑफ पे टू 8 to 850। व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर? कैलकुलेट करें टोटल कॉस्ट, पहले क्या थी अब कितनी है। जी बेटे, पहले 10 वर्कर थे, कितना पे कर रहे थे उनको, कितनी टोटल कॉस्ट? 10 into 8 80 था। हाँ, अब 11 into what? 8.5, 11 into 8.5 93.5 हो गया। ऐसे ही है।
93.5 में से 80 निकाला, ऑप्शन बी एज इन बॉल 13.5 आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर है। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? मैं बता रहा हूँ 5-7 एंगल्स हैं, इन पे वर्क कर लें, इंशाल्लाह लेबर मार्केट आसान, कोई बड़ा इशू नहीं है। आसान गॉट इट ना? चलें, नंबर 44, लेट्स ट्राई टू डू टिल 50 एटलीस्ट यार, बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड पे ये हो रहा है। फॉर अ फर्म, अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको मैक्रो करवाऊंगा एज मच एज आई कैन, लेकिन आपके 5 आखिरी क्लासेस में पास पेपर्स पे लगाना चाह रहा हूँ, फुल पास पेपर्स पे 23 का करवाऊँ, स्पेसिमन करवाऊँ, 22 के कुछ करवाऊँ। तो इस तरह करते हैं कि सेकंड तक हमारा जितना हो, नहीं आपके यहाँ 9 को पेपर है, थर्ड तक जितना हो गया हम करेंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ हम पास पेपर्स करेंगे। एट्थ तो आपकी क्वेश्चन होंगे, तो हम शायद थर्ड से पास पेपर स्टार्ट कर देंगे, नो मैटर कितना रह गया। बाकी टॉपिकल मेरी कोशिश होगी वीडियोस बना के लगाता रहूं, लेकिन आप लोग खुद भी कीजिएगा। फॉर अ फर्म इन इम्परफेक्ट कंपटीशन द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर एट एनी गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू एमआरपी का फॉर्मूला पूछ रहा है, बताइए जी कौन सा सही है, टेक योर टाइम। ऑप्शन सी, marginal physical product for labor multiplied by marginal revenue, simple. Number 45, the addition to revenue which results from employing one additional unit of a factor of production, the quantities of all other factors of production remaining constant, इसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल वर्कर जो अर्न करके दे रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ऑप्शन सी, वेल डन। अच्छा जी, अब ये अच्छा ये ले वो आ गया ट्रांसफर अर्निंग्स वगैरह। डायग्राम शोज द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, विच टू एरियाज रिप्रेजेंट इकोनॉमिक रेंट। अच्छा 1 और 3 को देखते हैं, क्या 1 इकोनॉमिक रेंट है? बिल्कुल है। क्या 3 इकोनॉमिक रेंट है? नहीं, तो ए रिजेक्ट हो गई। बी देखें, 1 और 4, 1 तो इकोनॉमिक रेंट था, 4 भी सप्लाई कर्व से ऊपर है, परफेक्ट इनइलास्टिक सप्लाई है, वेज रेट से नीचे, सप्लाई कर्व से ऊपर, ये भी इकोनॉमिक रेंट है। सो 1 और 4 ऑप्शन बी एज इन बॉल बिल्कुल ठीक है। सबको समझ आ गई बच्चे? एवरीवन क्लियर ऑन दिस? A table shows short-term production function of a firm with labor as the variable factor of production. Number of workers लगाए जा रहे हैं, total output दिखाए जा रहे हैं. If workers are hired in a perfectly competitive labor market at a wage rate of $50 per day, when will the labor cost per unit of output will be at its lowest? तो अब टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर को अगर हम आउटपुट पे डिवाइड करें, वो बन जाती है हमारी एवरेज कॉस्ट। तो हम वो वही पूछ रहा है कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट यानी एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर कहाँ मिनिमाइज हो रही है। एक वर्कर को आप 50 दे रहे हो, तो आपको जरा यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब एक वर्कर लगाया था $50 कॉस्ट थी, आउटपुट कितनी थी 10, तो $5 पर यूनिट एवरेज कॉस्ट। इसी तरह जब 2 वर्कर लगाए, अब कितना उसको दे रहे हो वेज, 2 वर्कर्स को बताइए। एक को 50 दे रहे हैं, 2 लगाए हैं, कितना वेज दे रहे हो? 100। 100 को 20 में डिवाइड किया, अब भी आंसर 5 ही है पर डॉलर पर यूनिट। थर्ड लगाया, 150 हो गई अपना कॉस्ट, आउटपुट 40 से डिवाइड किया, इसमें आंसर कोई 3.75 आ रहा है। जब फोर्थ वर्कर लगाया, 200 हो गई कॉस्ट, 550 पे डिवाइड किया, 4 ये बढ़ना शुरू हो गया। 3 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। सब बच्चों को क्लियर है, या एक बार मैं ये कैलकुलेट करके दिखा दूं? मे बी आपके उसमें भी हुआ होगा, जो सॉल्यूशंस हैं उधर देख लीजिएगा, बहुत आसान है। ऑप्शन सी, 2 सॉरी बी, 3 वर्कर्स। थर्ड वर्कर पे आपके आपकी 150 कॉस्ट थी, 40 पे डिवाइड किया, 3.75, यही लोएस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर है। बस फॉर्मूलाज, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस 1 वर्कर्स, एक स्टेप पीछे माइनस करना है, और इसका एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स या आउटपुट। ठीक है, अब आ गया जी, ओवर अ गिवन पीरियड द अमाउंट ऑफ ओवरटाइम वर्कड इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंक्रीजेस, व्हाट इज लाइकली टू बी अ कॉन्सिक्वेंस। इसका रिजल्ट क्या होगा जब वर्कर्स ओवरटाइम करेंगे? तसल्ली से देखें, कौन सी? मोर रैपिड मोर रैपिड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देन इन प्रोडक्टिविटी।
हाउ कैन यू गेस दैट? ओवर टाइम लगा रहे हैं, भी बेहतर लग रहा है। अ मोर रैपिड ग्रोथ इन एवरेज अर्निंग्स देन इन आवरली वेज रेट। समझ आ रही है? जब वो 40 घंटे काम कर रहे थे ऑन एवरेज कितना कमा रहे थे, अब वो 45 कर रहे हैं, तो सारी बात है उनका एवरेज वेज बढ़ जाएगी ना। समझ आ गया? दैट इज डिबेटेबल। ठीक है, दैट इज डिबेटेबल कि उनका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा था कि इनकम इफेक्ट ज़्यादा था। तो डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट तो साफ रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा काम कर रहे हैं। डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसका देखते हैं, व्हाई नॉट। अगर ज़्यादा वर्कर ओवर टाइम लगा रहे हैं, हाँ प्रोडक्टिविटी का उससे कोई लिंक नहीं है, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी हम नहीं बता सके कम होगा या ज़्यादा होगा, दोनों रिजेक्ट। मोर रैपिड ग्रोथ, सी ही ठीक लग रहा है। मोर रैपिड ग्रोथ इन एवरेज अर्निंग्स देन इन आवरली वेज रेट्स, ठीक है। एवरीवन क्लियर? वरना कल इस पर थोड़ा सा डिबेट कर लेंगे, आज जरा क्लास में 50 तक जाना चाह रहा हूँ। डायग्राम शो सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर लेबर मार्केट, उन्होंने बना दी। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है जी, अभी भी पूरा नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको और छोटा कर दूँ जी बेटे। अब देखें, सप्लाई एंड डिमांड लगी हुई है। इकोनॉमिक रेंट वाला एरिया बताना है आपने, और ट्रांसफर अर्निंग वाला बहुत आसान है। सप्लाई कर्व से ऊपर वेज रेट से नीचे JML इकोनॉमिक रेंट, और ट्रांसफर अर्निंग आप सप्लाई कर्व से नीचे OJLK या OKLJ, ऑप्शन बी एज इन बॉल। सबको क्लियर हो गया? Good. Last question, G. In 2015, a company drilling oil for oil wished to reduce its workforce because of a fall in price of oil. Oil की प्राइस गिरी तो सारी बात उसकी फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस गिरी है, तो वर्कर्स को निकालना चाह रही है। ट्रेड यूनियंस वर्कर्स ट्रेड यूनियन अपोज द प्रपोजल, विच सिचुएशन वुड हैव हेल्प द ट्रेड यूनियन नेगोशिएशन? या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, या फिर मोनोपोली सिचुएशन। तो देखें कौन सा वाला ठीक है। कॉस्ट ऑफ लेबर हैड बीन अ स्मॉल परसेंटेज, यस, बी एज इन बॉल, बिल्कुल ठीक है। इतने थोड़े वर्कर थे, सारा काम मशीनें कर रही थी, वो चंद वर्कर्स ने कहा हमारी वेजेस बढ़ा दें, वो बढ़ा देंगे, ठीक है। इन इलास्टिक वाला कब सही होता, सी वाला, अगर प्राइस बढ़ रही होती, ठीक है ना, प्राइस गिर रही है। तो दैट्स इट जी, वी आर डन। कितने हैं वैसे लेबर मार्केट के? इसके बाद ही, ओ शुक्र है, 66। मैं कुछ समहाउ 100 समझ रहा था, चलो दैट्स नॉट टू बैड। कल इसको ख़त्म करके हम मैक्रो पे जाएंगे। 30th, 31st, फर्स्ट, सेकंड, चले थर्ड भी मैक्रो पे लगा लेंगे। अपनी वो क्लासेस में हम कोशिश करेंगे डेढ़ डेढ़ पास पेपर करें, ताकि 5-6 हम पूरे ईयरली कर लें। So that's it, G. Have a good day. I'll see you all tomorrow, inshallah.